चलो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर टीडीएस में हम सेक्शन कर रहे थे 194I, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने कि कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने पे हम इसको रेंट माने कि क्या माने, राइट। टावर किसी बिल्डिंग में लग रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेंट। आप प्रेमिसेस यूज कर रहे हो किसकी, एयरपोर्ट की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेंट। तो देखते हैं सबसेक्शन 6 पे आइए, पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 7.30। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194I टू पेमेंट मेड बाय कस्टमर, किसको, ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू कोल्ड स्टोरेज। ओके, तो सीबीआईसी से सीबीडीटी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया और सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा, प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194I to the payment made by the customer on account of cooling charges to the cold storage। तो lastly बोला है however the arrangement between customer and cold storage owner are basically, मार्क कीजिए जरा, contractual। जो इन्होंने लिख दिया वही बात माननी पड़ेगी। ओके, in nature the provision of section 194C is applicable। कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा लगता है, C will be applicable to the amount paid to the cooling charges by the customer of the cold storage। तो यस, कोल्ड स्टोरेज में जगह लेने का मतलब ये नहीं वो रेंट हो गया, कोल्ड स्टोरेज और कस्टमर के बीच क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर 194C इस पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 7, अगर आपने क्या दिया है, रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फी। इधर एयर टिकट खरीदते हो, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे आते हैं, उसमें एक एक्सपेंसेस है पैसेंजर सर्विस फी। ये किसको जाती है, एयरपोर्ट्स को, है ना। ओके, नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194I ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फी बाय एयरलाइन टू द एयरपोर्ट। आपने तो एयरलाइन को विस्तारा का टिकट लिया तो विस्तारा को सारा पैसा दे दिया, अब विस्तारा उसमें से क्या अलग करेगी, एयरपोर्ट यूज करने की सर्विस, विच इज कॉल्ड पैसेंजर सर्विस फी। ओके, तो क्या कह रहा है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पेमेंट टू क्वालिफाई एज अ रेंट इज दैट पेमेंट मस्ट बी, मार्क कीजिएगा इसे, पेमेंट मस्ट बी फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मेयर incidental minor insignificant use of same while providing other facility and service will not make its payment for use of land and buildings so attract TDS under section 194I। ठीक है, अदर फैसिलिटीज जो आप यूज कर रहे हो ना, अदर देन यूज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, वो रेंट के डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सीबीडीटी ने क्या बोला, अकॉर्डिंगली सीबीडीटी clarified that provision of section 194I shall not be applicable on the payment of PSF passenger service fee by airline to airport operator। what do you mean of airport operator, लिखिए कंपनी GMR। GMR इज अ कंपनी जो क्या ऑपरेट करती है, एयरपोर्ट। एयरलाइंस विस्तारा, एयर इंडिया। अगर विस्तारा एयर इंडिया किसको पैसा दे रही है, GMR को, किसका, पैसेंजर सर्विस फी का, तो उस पर 194C नहीं लगेगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन 194I टू सर्विस टैक्स कंपोनेंट एंड GST कंपोनेंट, ये पढ़ चुके हैं। अरे यस या नो, TDS किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे, टैक्सेस पे नहीं लगता। ओके, इलस्ट्रेशन हो गया था। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF। ओके, इधर देखेंगे, यस, हाँ इधर देखेंगे, एक सेकेंड, सेक्शन है 194IB। IB जब रेंट का आई आ गया तो IB क्यों लाए, हाँ कौन से, जो छूट गए थे आई में, छूट गए थे, कौन से छूट गए थे आई में, 194 आई में था कि वो अदर देन इंडिविजुअल
ऑल एसएससीज आएंगे अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। फिर भी इंडिविजुअल और एचयूएफ वो वाले आएंगे जिनकी प्रोडक्ट की सेल 1 करोड़ से ज्यादा है और जिनकी सर्विसेज की सेल 50, वो वाले तो आएंगे 194 आए। तो कौन से नहीं आएंगे? जिनकी सेल 1 करोड़ से कम है या 50 लाख से, वो वाले रह गए, वो 194 आई बी में आएंगे। इधर 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 इधर, अच्छा वो 194 आई बी में आएंगे। सपोज आई एम इंडिविजुअल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, मेरी सेल है 10 लाख रुपए। मैं आदित्य को रेंट पे कर रहा हूँ, आदित्य ने मुझे ऑफिस दे रखा है, मुझे अपना ऑफिस चलाना है, मैं उसको 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट देता हूँ। मेरी टर्नओवर पूछना चाह रहे हो, मेरी टर्नओवर 10 लाख। मैं आपका TDS 194 आई में काट सकता हूँ आदित्य, क्यों? बेटा 25 दे रहा हूँ, 20 से ज्यादा। ये ऐसी घुमाएगा इसलिए। कैसे? एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल CA इन प्रैक्टिस है, वो इंडिविजुअल CA इन प्रैक्टिस है, ओके। उसकी टर्नओवर या सेल्स जो भी बोल लो 10 लाख रुपए तक है। बेटा बात नहीं, वो रेंट पे कर रहा है पर मंथ के बेसिस पे। कितना पे कर रहा है? 25,000 रुपये महीना। क्या उसको TDS अंडर सेक्शन 194 आई में काटना है या नहीं? आदित्य क्यों? सर उसमें लिखा है कि अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं आएगा? यस सर, 194 आई में नहीं आएगा। कोई भी? यस सर। किसी बात कर रहे हो? सर वो करेगा सर 1 करोड़ और 50 लाख वाले तो आएंगे ना, बताया था ना। तो इसमें तो 10 लाख। इधर आदित्य, इधर समझो, इधर स्टार्टिंग लाइन ऐसी होगी, असेसी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है। बट लास्ट में बोलेगा हाउएवर इंडिविजुअल और एचयूएफ वो वाले आएंगे जिनकी प्रोडक्ट की सेल 1 करोड़ से ज्यादा है और सर्विसेज की सेल 50 लाख से ज्यादा, वो तो आएंगे ना, वो तो काटेंगे TDS आपका 194 आई में। क्या इनकी सेल्स 50 से ज्यादा है? दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडर, हाँ। क्या इनकी सेल 50 से ज्यादा है? नो। तो इनको TDS 194 आई में काटना है? नो, ठीक है। आई बी में काटना है, जो आई में नहीं काटेंगे वो, बट प्रोवाइडेड। लिमिट कितनी थी वहां? 20, यहाँ पढ़ लिया ना, हाँ। यहाँ 50, कौन से मंथ की? यहाँ एक मंथ आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194 आई बी। क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ TDS। सेक्शन 194 आई बी रिक्वायर्स एनी पर्सन, इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन दोज इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा है। वो तो 194 आई में चले जाओ, आंख नीच के, नहीं तो आप किस में आ जाओ? आई बी में आ जाओ, ठीक है। तो रेट 5% था 30/9 तक और अब 2%। मैं हिंदी में बात करूं, 30/9 तक जिस भी TDS पे 5% था ना, उस पर 2% कर दिया, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आओ, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अंडर दिस सेक्शन, विच सेक्शन? हाँ, टैक्स TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ओनली इफ द अमाउंट ऑफ सच रेंट एक्सीड 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर। भूल गए क्या? इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, जहां पर आपने रेंट पे करा हो 50,000 एक मंथ का या पार्ट ऑफ द मंथ, ओके, ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। बट वापस पेज नंबर 7.33 पे आओ, एक लाइन हमने मिस कर दी सभी बच्चों ने, जहां आपको बोल्ड में दिख रहा है ना 1 करोड़ और 50 लाख, ठीक है, ये लोग तो नहीं आएंगे। आगे लिखा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग
टैक्स टू रेजिडेंट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट, इसमें भी नहीं लिखा। नेक्स्ट पेज पे आओ। टाइम ऑफ डिडक्शन, टाइम ऑफ डिडक्शन, दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। मार्क करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यही ढूंढ रहे थे हम। कब टीडीएस डिडक्ट करना है आजम? आपको टीडीएस डिडक्ट करना है लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। कौन सा होता है आपके लिए? मार्च सन ईयर 2025 आपके लिए कोई साल नहीं है, 24-25 आपका साल है बस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मंथ, मार्च 2025। जो भी टीडीएस काटोगे आप कौन से मंथ के रेंट में से काटोगे? मार्च 2025 के रेंट में से काटोगे। पूरे ईयर का? हाँ जी, पूरे ईयर का एक ही रेंट में से काटोगे। कौन से रेंट में से? मार्च 2025। कटता है ना, लिखा है ना टाइम ऑफ डिडक्शन, अलग आ गया ना, एक्सेप्शन है। तो 6 लाख तक के भी लेंगे ना, 6 लाख 50,000 पर मंथ है। नो नो, अभी देखेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, देखेंगे। ओके, तो टीडीएस कटेगा मार्च वाले रेंट में से। एक बात लिख लो इस पे, ऐसे लिखना, टीडीएस कटेगा मार्च 25 वाले रेंट में से। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे और पॉइंट नंबर 6 पे आओ। डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट ऑफ लास्ट मंथ वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 AA। अभी देखेंगे क्या है। Such deduction shall not exceed the amount of rent payable for the last month of the previous year or last month of the tenancy right, as the case may be. Section 206 AA providing deduction at source at a higher rate in discuss in the length letter on this chapter। वो क्या बोलता है 206 AA कि टीडीएस कटेगा हायर रेट से। जब समझना है ना टीडीएस कितने से कटेगा, सेक्शन 206 AA में लिखा है 20% से टीडीएस काट देना। जब समझना है, किसी सेक्शन में कुछ ना लिखा हो। बट 194 IB में कितना परसेंट? 1 अक्टूबर 2024 के, उससे पहले। चलो चलें अब, क्वेश्चन तो करने बनते हैं। कोई तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो क्वेश्चन करने से पहले। हाँ, अभी आएगा, अभी सब समझ आएगा। सर हम बस जो रेंट देंगे फिर वो मार्च का देंगे तो चलो क्वेश्चन करके समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं। बस बात नहीं, फिर क्वेश्चन नहीं करने गए। लास्ट मंथ में रेंट काट तो हम उसी महीने के रेंट काटेंगे या टोटल देखो सेक्शन क्यों लाए, आजम को तो नहीं सुनना। सेक्शन 194 IB लाने का औचित्य इतना था केवल गवर्नमेंट का कि जो लोग जॉब करते हैं ना, वो रेंट पे रहते हैं बाहर, उनका घर मेरठ है, वो नोएडा रहते हैं। अब नोएडा कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे। अब नोएडा में जो फ्लैट की कीमत है, रेंट की कीमत है 50,000 लाख रुपए, मुंबई जैसे शहरों में लाख लाख रुपए, इतने बड़े कमरों की जितने में आप बैठे हो, 1 लाख रुपीज मिनिमम पर मंथ। अच्छा, अब आई एम इंडिविजुअल जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से कम है, ऐसे तो बहुत सारे आप लोग हो। मैं खुद हूं, अगर मैं जॉब कर रहा हूं और ये सुनो 50 लाख की जॉब लगना इट इज अ सिंपल नो, तो फिर क्या करें? तो ये लोग अगर रेंट का पेमेंट करेंगे
सपोज इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो 12 लाख की इनकम किसे चली गई? ओनर को चली गई, फ्लैट ओनर को। अब हो सकता है वो टैक्स पे करे या ना करे, क्योंकि इसमें एक लाइन थी जो आपने छोड़ दी कि आप रेंट पे कर सकते हो इन कैश, लिखा है ना, मार्क करो जरा। मैं वैसे सब कुछ समझा था, मगर आपको क्यूरियोसिटी इतनी है तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं इस लाइन को। टाइम ऑफ डिडक्शन में लाइन है सेकेंड लास्ट लाइन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश में भी दे सकते हो साहब, डीडी भी दे सकते हो, चेक भी दे सकते हो, एनी मोड कोई भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अच्छा आदित्य, इन दिस केस सेक्शन 48(3) इज एप्लीकेबल और नॉट? क्योंकि कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा हो रहा है, तो मैं पीजीबीपी इनकम कर रहा हूँ क्या? मैं तो जॉब कर रहा हूँ ना, जॉब कर रहा हूँ ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सब कुछ मिक्स कर दो, सब बेकार कर दो इनकम टैक्स में, सब जीरो कर दो, जीरो। 12 लाख पे जीरो टैक्स, हम भी जीरो, ये भी जीरो, हम भी जीरो, है ना? अच्छा बहुत सिंपल रखते हैं, ज्यादा भारी कुछ नहीं है ना? कुछ भी इस दुनिया में भारी नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है, प्रोवाइडेड आपकी निगाह कैसी है देखने की। आप सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हो या ना समझने की तरफ देख रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आज तक कोई सीए नहीं बना, सब बने हैं जिन्होंने मेहनत करी है। ये नहीं आप नहीं कर रहे हो, और करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा समझो, जो बंदे जिनकी सेल 1,50,00,000 से ज्यादा है वो तो 194I में जाके बैठ गए, वो हमें समझ में भी आ गया था। बट जिन भी लोगों की, जिन भी बंदों की, इंडिविजुअल की सेल 1 करोड़ से कम है, या जॉब करता है या सर्विस करता है, तो 50 लाख से कम की रिसीट है, और वो क्या कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। किसको? लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड की इनकम बन गई ना रेंटल इनकम। हाँ, तो सरकार ने कहा कि ये रेंटल इनकम पे क्या जाना चाहिए? टीडीएस अंडर सेक्शन 194IB। बट मैं जो जॉब करता हूं, इसका मतलब तो मैं हर महीने टीडीएस काटता फिरूंगा। मैं अपनी जॉब की टेंशन लूं, अपने परिवार की टेंशन लूं, या टीडीएस काटता फिरूं रोज? तो मुझसे कहा गया रोज मत काटो, हर महीने मत काटो टीडीएस। कब काटो? जब मार्च का रेंट दो। अच्छा, तो वो जो रेंट दोगे ना, रेंट देने से पहले रोक लेना अपने पास पैसा, पहले कैलकुलेशन करना। कौन से सेक्शन की? आजम 194IB की। एक बात चले करें कुछ कैलकुलेशन, कुछ और क्वेरी तो नहीं है? कैलकुलेशन करते हैं। मैं इंडिविजुअल, मैं जॉब करता हूँ टीसीएस में, टीसीएस मुंबई। ठीक, रेंट पे कर रहा हूँ 1 लाख रुपए पर मंथ का। ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम एन इंडिविजुअल और मेरी सेल्स लेस देन 50 लाख है। इसमें तो सभी आ जाएंगे। मैंने रेंट दिया, मंथ कौन सा? पहले मंथ बता दो। वही अप्रैल से लेकर मार्च तक जाएंगे हम। अप्रैल 24 से मार्च 25 तक। रेंट पेड कितना करा? तो सर 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करा। आपको पूरे मंथ्स लिखने हैं, पूरा रेंट्स लिखना है। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन 194I का होता इधर, तो टीडीएस लगता, यस या नो? और लगता तो कितनी वैल्यू होती टीडीएस की? 194I का होता, टीडीएस लगता अप्रैल में? नहीं, हाँ 2,40,000 लगता। लाइकली टू बी पेड, भूल गए ना? लाइकली टू बी पेड एक्सीड 240, यस, पहले महीने से ही लग जाता।
करा था ना कल क्वेश्चन 22,000 वाला, 50 lakhs। सर सेम मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, अगर 194I लगता इस केस में तो TDS कौन से डे से कटता? अप्रैल से कटता। अच्छा, अब वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडिविजुअल जिसकी सेल 50 लाख से कम है, उस पे 194I लगेगा? IB चेक करते हैं। मार्च का रेंट कितना जाएगा? क्योंकि उसने बोला प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ पकड़ लेना, यही आता है मेरे प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ। TDS लगेगा अगर रेंट पेड है 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा, एक्सीड 50,000। लिखा है ना बेटा, है क्या एक्सीड 50,000? हाँ, तो TDS तो लगेगा। कितना परसेंट? 30/9 तक 5 और 1 अक्टूबर से। अच्छा, तो 30/9 तक कितने महीने आएंगे? अगर हम इसे 1 अप्रैल 1 मई माने तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स आ गए। तो 6 मंथ्स के रेंट पे 5%, नेक्स्ट 6 मंथ्स के रेंट पे सिंपल TDS तो लगेगा। यस, क्यों? क्योंकि आपका रेंट एक्सीड हो गया 50,000 से ज्यादा। तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार करते हैं बच्चों, इधर देखते हैं। जो हमने रेंट पे करा सर बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, वो रेंट था सर 1 लाख इंटू 6, ठीक है ना? अच्छा, आदित्य है यू इंटू कितना परसेंट TDS? जो भी वैल्यू आएगी, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो मैंने रेंट पे करा बिटवीन अक्टूबर टू मार्च 25, वो वैल्यू है 1 लाख इंटू 6 इंटू 12%, है ना? 2%। टोटल TDS कितना है? 42,000। क्या सभी बच्चे यहां तक हैं मेरे साथ? ठीक है। मार्च का रेंट कितना जाएगा? 1 लाख नहीं जाएगा, माइनस 42,000 कितना जाएगा? 58,000 जाएगा। किसको? लैंडलॉर्ड को। अच्छा, गवर्नमेंट को तो 42 चाहिए थे ना, मिल तो गए। अब उस इंडिविजुअल से कितनी कंप्लाइंस कराओगे? लास्ट मंथ में करा लेना, ठीक है? गॉट इट? समझ में आया? चेंज कर दूंगा एग्जाम्पल, नोट कर लो। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़े। इसमें 3-4 एग्जाम्पल जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल बनाना, रेंट करना 10 लाख रुपए पर मंथ। बहुत जल्दी के साथ करना। मुझे फाइनल TDS अमाउंट बताएंगे सभी बच्चे? 10 लाख से करूंगा नहीं क्वेश्चन, बहुत जल्दी के साथ। सेम सब कुछ।
फाइनल आंसर 5,20,000। 4,20,000। 42 का 4,20 हो गया। आपने एक जीरो यहाँ बढ़ाई, वहां बढ़ गई, ऐसे तो हुआ ना। चलो 4,20 फाइनल आंसर TDS सबका आया। चलो चलें आगे। ठीक है, कितना TDS कटा? नो, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द लास्ट मंथ रेंट। कितना था? 10 लाख। तो 4,20 पूरा कट गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो, करता हूं मैं आपके साथ। ICAI ने क्वेश्चन पूछा, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, एम्प्लॉय ने जॉब करी कब तक? उसने करी 1 अक्टूबर 2024 तक, और यही सेम 1-1 लाख रुपए रेंट पे करता चला गया यहां तक। फिर जॉब भी छोड़ दी, अपना रूम भी छोड़ दिया जो रेंटल पे ले रखा था, घर आ गया अपने वापस। अच्छा, इसको कोई TDS काटना है? यस या नो? से जाता है तो काटना तो पड़ेगा ना बेटा। 5% पे सारा काट दोगे। मैं पूरा लिख लेता हूं इसे। लो, 1 जून 1 लाख, 1 लाख, 7 1 लाख, 8 1 लाख, 9 1 लाख। ये हमारा आंसर आना चाहिए। लो जी, TDS कटेगा कौन से मंथ में? तुम तो मार्च बताते थे। लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी राइट। तो यहाँ इसका टेनेंसी राइट खत्म हो जाएगा इस मंथ। अच्छा, तो यहाँ कटेगा TDS। चलो कितना? सर इसमें एक और बात आएगी। हाँ, बताओ। वो 1 तारीख को छोड़ के जा रहा है, वो पूरा पार्ट ऑफ छोड़ के नहीं जा रहा, 1 तारीख का रेंट पे करके जा रहा है। रेंट पेड 1/10 का, इसलिए तो लिए 1/10 है ना, जिससे आपके मन में क्वेश्चन आए। 32। अच्छा, कैसे निकाला? शुरू के 6 महीने का 1 लाख इंटू 6 इंटू 5%, 30,000। अच्छा, लास्ट का 1 मंथ 1 लाख पे 2% TDS विच इज 2,000, 32,000। सबका ये है क्या? नहीं। कौन से मंथ के रेंट से कटेगा? अक्टूबर के। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? अच्छा, चलें आगे 4th एग्जाम्पल पे। एक एम्प्लॉय आया, 15 दिन रहा और जा रहा है। एक एम्प्लॉय आया, उसने अप्रैल का रेंट दिया, पूरा दिया, ठीक है ना? कितना? 1 लाख, और जा रहा है। TDS कटेगा? बस 1 महीने का दिया है TDS। कटेगा किस मंथ में? मार्च में? अप्रैल में ही कटेगा, क्योंकि क्या लिखा है? 50,000 फॉर अ मंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द मंथ। अच्छा, चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 7.34। Mr. X is a salaried individual, pays rent of rupees 55,000 per month to Mr. Y from कब से बेटा? जून 24। Is he required to deduct टैक्स एट सोर्स? इतना ही क्वेश्चन है आपके जीवन में, बताइए।
यस क्यों? 50 से ज़्यादा का रेंट दे रहे हो। कौन से मंथ में काटेगा टीडीएस? मार्च में, क्योंकि जून से रहना स्टार्ट करा है उसने। इफ सो, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो बताइए, क्या बताइए? व्हेन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स? हाँ जी। अच्छा, ऑल्सो कंप्यूट कीजिए द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। बताइए कितना टीडीएस काटेगा? जून से लेकर मार्च तक रह रहा है, 55,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा है आदित्य, कितना टीडीएस काटेगा? जून से स्टार्ट हुआ है रेंट, मार्च तक जाएगा। सभी का आने दो। कितने महीने का रेंट चला गया बच्चों? 10 महीने, है ना? अच्छा, जून से लेकर सितंबर तक कितना परसेंट? 5%। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स 2%। 17,000 कौन से मंथ के रेंट में से कटेगा? मार्च का जब 55,000 देने जाऊंगा ना, उसमें से रोक लूंगा 17,600, वो गवर्नमेंट को दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में आपका आंसर क्या डिफरेंट होता है, चेंज होता? इफ मिस्टर एक्स जो टेनेंट है विकेट कर देते, प्रीमिसेस छोड़ के चले जाते 31 दिसंबर 2024 को, मतलब वो जून से 24 तक रहे, जून से दिसंबर तक रहे, तो बताइए क्या आंसर होता आपका? टीडीएस फिर भी कटता आजम? 14,000 कौन से मंथ के रेंट में से? सबका आ गया। ऑल्सो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड हिज पैन टू मिस्टर एक्स? ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा, पढ़ते हैं। ओके ठीक, यहां तक तो सेम है सबका? ठीक है, चले। अच्छा, आइए पॉइंट नंबर 4 पे आइए। नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10। व्हाट डू मीन ऑफ 10? पेन तो सुना था आज तक, ये 10 क्या है? पेन नहीं, 10। तो इस पे अकाउंट नंबर इधर, जैसे इधर 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 जीएसटी में हम टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते थे, टीडीएस डिडक्टर के में टीसीएस कलेक्टर, अलग अलग रजिस्ट्रेशन देना, ऐसे यहाँ पर है। अगर आपको टीडीएस काटना है ना किसी का, तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, राइट? ओके, पेन क्यों लेना पड़ेगा? आईटीआर फाइलिंग करने की, 10 टीडीएस काटने के लिए। ओके, तो नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10, क्यों? क्योंकि आप तो 1 महीने में टीडीएस काटोगे, तो आप अपनी टीडीएस रिटर्न अपने पैन नंबर से फाइल कर सकते हो। क्या लिखा है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A कंटेनिंग द रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेनिंग टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर shall not apply to the person required to deduct tax in accordance to the provision of section 194IB. Got it? तो वो पैन से ही अपनी क्या फाइल कर देगा? टीडीएस रिटर्न। Therefore लिखो, therefore these types of person file, therefore these types of person file their return from a PAN. Therefore these types of person file their TDS return from their PAN. अच्छा, एक जगह और था कि आपको ई वे बिल काटना है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ई वे बिल काट सकते हो पेन से भी। वेरी गुड। चलिए, मीनिंग ऑफ रेंट। रेंट मीन्स एनी पेमेंट वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर लीज, सबलीज, टेनेंसी, एनी अदर एग्रीमेंट, अरेंजमेंट फॉर, सेम है, हमेशा एक ही बात बोलता है, यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। जहाँ पे आप यूज कर रहे हो लैंड बिल्डिंग का, इट इज मीन्स रेंट। अच्छा, डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट ऑफ लास्ट मंथ। अच्छा, अगर कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसा कुछ आ रहा है कि लास्ट मंथ और टीडीएस अमाउंट, देखिए जरा इस तरह, आपका टीडीएस निकल के आया फॉर एन एग्जांपल 70,000 जो आपको काटना है। हो सकता है आप
लास्ट मंथ में 2-3 दिन रहे हो, हफ्ता भर रहे हो, तो उसने कहा आप हफ्ते का रेंट दे दो, तो आपका हफ्ते का रेंट बैठा फॉर एन एग्जाम्पल 50,000। टीडीएस कितना काटना है और रेंट कितना देना है, तो क्या करूं? तो पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ। तो योर टीडीएस शुड बी रिड्यूस या रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 इन दिस केस। ओके, बस इतनी बात है। अब आओ पेज नंबर 7.35 पे। अगर आपका पेन नहीं देता तो क्या क्वेश्चन पे बात करता है, क्या कहना चाह रहा है? इन केस मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड हिज पेन टू मिस्टर एक्स देन द टैक्स वुड बी डिडक्टेबल एट द रेट, बताया था ना, जहाँ समझ ना आ रहा हो टीडीएस किस रेट से काटना है, वहाँ 20% से काट देना इंस्टेड ऑफ 5 और 2, क्योंकि 20% काट लो उसका, उससे ज़्यादा टीडीएस रेट है ही नहीं दुनिया में। मैक्सिमम टीडीएस रेट इज 20%। ठीक है बच्चों? जैसे इस क्वेश्चन पे अगर रेंट 50 से भी कम होता, हाँ जी, कितना? 45 का हो, हाँ, मार्च का ही तो फिर से फरवरी तक का नहीं, फरवरी में नहीं, मार्च का टीडीएस आप जो काटते हैं ना उस पर्सन का 45 ही काटते हैं। चाहे आपका 70,000 निकल के आ रहा है पूरे साल का, आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते 45 पे ही। ठीक है? क्या दोबारा से बताओ? ठीक है, और बाद के महीने में उसका रेंट बढ़ गया 60,000। ठीक है, तो फिर टीडीएस पूरे महीने में कटेगा या फिर 40,000 वाली? नहीं 40 की अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करो। फॉर एन एग्जाम्पल आपका अप्रैल से जून तक का रेंट जो था वो कुछ इस प्रकार था, 40,000 बताया आपने, 40,000 रुपये पर मंथ। तो दिस इज एक्सीड 50,000? नो। अरे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, ये 50,000 से एक्सीड कर रहा है, नहीं, तो टीडीएस 194 IB नहीं। अब नेक्स्ट बताओ। और हमारा तो जुलाई से लग रहा है। जुलाई से लग रहा है, वो कब तक? मार्च तक बेटा, मार्च तक। कितना? वो 60,000। वो 60,000 पर मंथ है, तो यस 50 से एक्सीड कर गया, टीडीएस लग जाएगा। अच्छा 50,000 इंटू कितने महीने? अरे कितने महीने? टीडीएस अमाउंट निकाल लो ना, 3 महीने का, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर तक 5% लेना है, इंटू 3 का 5%, और फिर 60,000 दोबारा से लो, इंटू 6 इंटू, बाकी आप कैलकुलेटर है ही आपके पास। ठीक है? क्या? वो पर मंथ किया ना बेटा, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लिखा भी उसके आगे। 50,000 पर मंथ का रेंट, या 15 दिन का रेंट, 1 दिन का रेंट भी 50,000 है, तो भी आप इसको ही फॉलो करोगे। अच्छा, मेरे क्लाइंट की शादी थी कल, थी वाकई में थी। वो क्लाइंट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की तो होती है शादी। अच्छा, उसकी जो सेल्स है लेस देन 50, मान लो लेस देन 50 लैक्स है। उसने बैंकेट हॉल जो बुक करा उसका रेंट दिया 1 लाख रुपए। बना लो सब। बैंकेट हॉल जो उसका रेंट दिया फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपए। आजम टीडीएस कटेगा या नहीं? बातें हो रही है, टीडीएस ही डिस्कस कर रहे हो? हाँ जी, क्या कटेगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इसने बैंकेट हॉल नहीं करा बुक, इसने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली।
जिसका रेंट चला गया 1 लाख रुपए, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हो, फटाफट से जवाब दो। यहाँ टीडीएस कटेगा? अरे इधर फर्स्ट में कटेगा, क्यों? 50। तो बोल देना अपने घर में जब भी बैंकेट हॉल बुक करके आए टीडीएस काट लें, राइट? ओके। और यहाँ पर यहाँ रेंट एंड बिल्डिंग को लिखा है यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और नॉट अ प्लांट एंड मशीन, नॉट अ फर्नीचर। आ जाओ ना डेफिनेशन में, पॉइंट नंबर 5 की लास्ट में लिखा है ना, यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और, बट व्हाट अबाउट द प्लांट एंड मशीनरी? नो टीडीएस। सेकंड क्वेश्चन में नहीं कटेगा, ठीक है? चलें, डेट देख लेना ना, कल शादी थी तो अकॉर्डिंगली कितना परसेंट? 2%। वो तो डेट से पता चल जाएगा। अच्छा, 194J हमारे लिए है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस होगे तो यू आर ट्रीटेड एज द प्रोफेशनल और आपका टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194J। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 10%। अच्छा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस हैं, सर्विस भी 2 प्रकार के, एक तो प्रैक्टिस और एक सैलरी। आप सीए बने, आपने रिलायंस में जॉब कर ली तो आपका टीडीएस तो 192 में कट रहा होगा ना। यहाँ किसकी बात आएगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, प्रोफेशनल के ऊपर लिख लो। अगर सीए की बात हो रही है तो सीए इन प्रैक्टिस, डॉक्टर की बात हो रही है तो डॉक्टर इन प्रैक्टिस, इंजीनियर की बात हो रही है तो इंजीनियर इन प्रैक्टिस, आर्किटेक्ट की बात हो रही है तो आर्किटेक्ट इन। अगर सैलरी की बात आती है तो 194(2) मूव करो सीधे। अच्छा, यहां पर भी सेम बात बोलेगा, हर एक को काटना होगा आपका टीडीएस अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ वो वाले आएंगे जो जिनकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा है। अच्छा, कितना परसेंट टीडीएस? 10%। अभी देखेंगे यार, 2 सर्विसेज बात करेंगे, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। लिफ्ट देखिए, एलिवेटर्स, उसके टेक्नीशियंस होते हैं। हाँ, लिफ्ट की मेंटेनेंस कराई, इट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस। रीजन मीन, टेक्निकल सर्विस पे टीडीएस है और प्रोफेशनल सर्विस पे टीडीएस है। तो हर कोई क्या बोलेगा? आई एम टेक्निकल पर्सन, क्योंकि उसका टीडीएस कितना कटना है? 2%। तो आपने अपनी एलिवेटर या लिफ्ट कुछ भी बोल लो, उसका मेंटेनेंस कराया, उसके मेंटेनेंस के पैसे दिए, इट इज अ टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस। तो बताएगा क्या क्या है। तो ठीक है, पढ़ते हैं। एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेजिडेंट अ सम ऑफ बाय वे ऑफ, फर्स्ट पढ़िए, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस और फी फॉर टेक्निकल सर्विस, या रेमुनरेशन दे रहे हो, फीस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, कुछ भी नाम से दे रहे हो, किसको दे रहे हो? टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अदर देन दोज, क्योंकि डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का टीडीएस अगर 192 में कट गया तो वो हटा देना वो रेमुनरेशन। तो मतलब जो आपने अदर देन रेमुनरेशन, अदर देन सैलरी, डायरेक्टर सैलरी कुछ पेमेंट कराए डायरेक्टर को, तो उसका टीडीएस कटेगा 194। गॉट इट? ठीक है। रॉयल्टी, यस, इंपॉर्टेंट, वैसे तो फाइनल में पूछता है। अगर आपने रॉयल्टी का पेमेंट करना है तो यस, क्या काट लेना? टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। नॉन कम्पीट फी, ओके, नॉन कम्पीट फी, हाँ, अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को दी थी ना, तो देने से पहले अनिल साहब क्या काटेंगे? टीडीएस काटेंगे मोटा भाई का, राइट? नॉट कम्पीट फी, ओके। Shall deduct tax at source at a rate of
2% इन केस ऑफ टेक्निकल सर्विस। नेक्स्ट पेज पे आओ। अच्छा, 10% इन अदर केसेस। 2% किस किस केसेस में, मार्क करते जाइएगा। टेक्निकल सर्विस 2% TDS, रॉयल्टी 2% TDS, राइट? ओके 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 ओके। एंड कंसिडरेशन फॉर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म। अच्छा, इसको भी रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इधर छावा मूवी को बेचा सिनेमा हॉल्स को, तो क्या काटोगे उसका? 2% TDS, ठीक है। अच्छा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचे किसी भी एक प्लेटफॉर्म को, जैसे अमेजॉन प्राइम को बेच दिए, तो अमेजॉन प्राइम उनका क्या काटेगा? TDS, पेमेंट करने से पहले। अच्छा, अभी चलते हैं और इन अदर केसेस 10%। जहां ये सर्विसेज लिखी है ना, दिख रही है? या लिखो प्रोफेशनल सर्विस के आगे कितना परसेंट लिखो जरा। टेक्निकल के आगे 2%, डायरेक्टर 10%, अच्छा रॉयल्टी 2%, नॉन कम्पीट फी 10%, यही आते हैं बस, ठीक है। चले 2% कहाँ है? टेक्निकल और चलो आ जाओ। टाइम ऑफ डिडक्शन वही क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और सस्पेंस अकाउंट। अरे पता है ना कब डिडक्ट करना है? जब उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो या उसको एडवांस पे कर दो, विच एवर इज अर्लियर। या सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो तो वो भी क्रेडिट माना जाएगा, यही लिखा है इसमें। थ्रेशोल्ड लिमिट, यस 30,000 तक की अमाउंट पे TDS नहीं कटेगा। अच्छा, आजम और आदित्य क्वेश्चन है, पढ़ना नहीं है आगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो प्रोफेशनल सर्विस भी देता हूँ, और एक मेरी कंपनी है एलिवेटर कंपनी, तो मैं एलिवेटर भी सही करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हंसने की बात नहीं है ना? हाँ, आई एम अ CA, तो प्रोफेशनल सर्विस भी देता हूँ। मुझे मेरे क्लाइंट से सेम क्लाइंट है, क्योंकि एलिवेटर से जाते हैं उसके एम्प्लॉय, तो उसकी मेंटेनेंस मैं ही करवाता हूँ अपनी कंपनी से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी, उसमें मैं ही डायरेक्टर हूँ, ठीक है। या बोल लो प्राइवेट लिमिटेड छोड़ो, मेरी एक प्रोप्राइटरशिप और है। एक तो मेरी प्रोप्राइटरशिप जो मेरा CA बिजनेस है, एक मेरी प्रोप्राइटरशिप जो एलिवेटर बनाती है या एलिवेटर सही करती है, ठीक। तो मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज के सेम क्लाइंट से रिसीव हो रहे हैं 20,000 सेम क्लाइंट से, और टेक्निकल सर्विस के मेरे को रिसीव्ड हो रहे हैं 20,000। TDS लगेगा या नहीं? मैं ही हूं। मेरी एक फर्म CA सर्विस दे रही है, दूसरी फर्म जब मैं फ्री हो जाता हूं तो वहां देख लेता हूं थोड़ा, वो एलिवेटर बनाती है, सही करती है। और आपकी कंपनी ने दोनों काम करवाती है, मेरे से CA सर्विसेज भी लेती है और एलिवेटर का भी कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे रखा है। आपने मुझे 20,000 दिए मेरी CA सर्विसेज के, 20,000 दिए, बेटा पढ़ना नहीं है तुलसी, 20,000 रुपये दिए एलिवेटर सही करने के। TDS कटेगा या नहीं? कटेगा? नहीं कटेगा। ये जितनी भी सर्विस थी ना, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, नॉन कम्पीट फी, रॉयल्टी, इन सब की 30,000 रुपये इंडिविजुअल लिमिट है। गॉट इट? तो इस केस में TDS नो TDS, क्योंकि इंडिविजुअल 30 से ऊपर नहीं कूदे, प्रोफेशनल में, टेक्निकल में 30 से ऊपर नहीं कूदे। हाँ, एग्रीगेट में तो कूद गए, यहाँ एग्रीगेट नहीं, या सेपरेट पकड़ो। सेपरेट प्रोफेशनल सर्विस के 30 से ऊपर कूद गए तो, टेक्निकल के सेपरेट 30 से ऊपर कूद गए तो, अगर रॉयल्टी भी लेता मैं उस कंपनी से तो 30 से ऊपर कूद गए तो ही, ठीक है। यहाँ सर्विस वाइज पकड़ेंगे। गॉट इट? ये लिखा उसमें, और कुछ लिखा भी नहीं है। चार्ट दिख रहा है? आओ जरा चार्ट पे, थ्रेशोल्ड लिमिट के। फी फॉर टेक्निकल सर्विस TDS तो 2% है, ये तो हमने लिख लिया, बट इसकी लिमिट कितनी है? सेपरेट लिमिट 30,000। ऐसी प्रोफेशनल 10% है TDS, बट उसकी सेपरेट लिमिट रॉयल्टी
अच्छा, ये रॉयल्टी बाय वे ऑफ सिनेमा फिल्म्स, उस पे तो 2% बताया, अदर रॉयल्टीज पे 10% बताया उसने। अच्छा, रॉयल्टी तो एक ही वर्ड है ना, तो सिनेमा वाले दें या कोई और दे, तो कितना परसेंट? 30,000 की लिमिट है। बाय वे ऑफ मैं सिनेमा बेच के कमाऊं या वही कंपनी मुझे किसी और वे में रॉयल्टी दे, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो यस, लिमिट कितनी है? 30,000। अच्छा, डायरेक्टर की टीडीएस कितना है? 10%। अच्छा, लिमिट कितनी है? क्यों? वो लिखा है, क्या कर सकते हैं, लॉ का पार्ट है। तो डायरेक्टर को 1 रुपया भी मिला अदर देन सैलरी तो टीडीएस कटेगा 194J, कितना परसेंट लिखा है सर। नॉन कंप्लीट फी सेपरेट लिमिट 10,000 ना, अच्छा सभी हैं 30,000 और टीडीएस 10%, ठीक है। इन केस ऑफ पेई एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, अगर आप क्या चला रहे हो? कॉल सेंटर, द TDS डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट, ओके। इसी चार्ट में यही भी लिखा है कि अगर आप कॉल सेंटर चला रहे हो तो इट इज ट्रीटेड एज टेक्निकल सर्विसेज, तो TDS कटेगा 2%, ठीक है। इलस्ट्रेशन, बिफोर वी गोइंग टू द इलस्ट्रेशन, अच्छा इसमें यही एग्जाम्पल बनता है और कोई बनता नहीं है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे पास क्लाइंट है, तो मुझे क्लाइंट 1 से फीस आ रही है, जो क्लाइंट 1 मेरे को दे रहा है वो दे रहा है इस तरह से लिखता है, मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे लिखिए, यहां लिखिए मंथ। 1 मिनट पहले चार्ट देख लो कैसे बनेगा, ओके। यहां लिखिए क्लाइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 क्लाइंट पकड़ते हैं और इसे पूरा कर लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। चले, अप्रैल में क्लाइंट 1 ने दिए 10,000, क्लाइंट 2 ने कुछ नहीं दिया, इसने दिए 25,000। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इसने कुछ नहीं दिया, इसने कुछ नहीं दिया, कोई टीडीएस कोई काटेगा मेरा? कौन सा क्लाइंट काटेगा? अगर काटेगा तो रिवर्स कर दिया मैंने क्वेश्चन, डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, डिडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। आईसीआई भी रिवर्स कर देगा क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है आईसीआई आपसे क्वेश्चन में? क्या डिडक्टिव का कोई टीडीएस कटेगा अप्रैल में? कितना परसेंट? 35 का, क्योंकि 30 से ऊपर पहुंच गए। बेटा क्लाइंट अलग अलग है, नो 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 नो, आपको पता है ये मेरे क्लाइंट है, आपको पता है वो मेरे क्लाइंट है, आपको पता है उनके फादर मेरे क्लाइंट है। क्या आप एक्यूमुलेशन में आए हो मेरे पास? तो कैसे पता कि आपने 10 दिए उसने 25 दिए, आपने कुछ नहीं दिया? तो ये इंडिविजुअल क्लाइंट की बात करो। जब टीडीएस को देखो ना तो किसको देखो? एक क्लाइंट को देखो, क्या इसने 30 से ऊपर दिए एक महीने में या पूरे साल में? नहीं। अगर ये 10 देता है हर महीने, तो जब ये जुलाई में आएगा ना तो ये टीडीएस काटेगा कितने अमाउंट पे? 40 का 10%, सीधे फ्लैट 4,000 रुपये काट लेगा।
मुझे कितनी पेमेंट करेगा? 6000। सिंपल। तो क्लाइंट वाइज चलना है। अच्छा, एक तो हुआ क्लाइंट वाइज, दूसरा ये समझे, एक अग्रीगेट बनाइए पूरे साल का। अगर किसी क्लाइंट का अग्रीगेट 30 से ऊपर है तो वो क्लाइंट आपका टीडीएस काटेगा 10%, अदरवाइज नो। ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो मेरे माइंड में आ रहे थे। चले इलस्ट्रेशन पढ़े आईसीआई का। इलस्ट्रेशन नंबर 8, XYZ लिमिटेड मेक्स अ पेमेंट ऑफ ₹28,000। अच्छा, ये पेमेंट कर रहा है तो ये डिडक्टर है। तो क्वेश्चन देखना, डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, डिडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। अच्छा, मेड अ पेमेंट ऑफ ₹28,000 टू मिस्टर गणेश ऑन 2/8/24 टुवर्ड्स फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड अनदर पेमेंट ऑफ 25,000 टू हिम ऑन द सेम डेट टुवर्ड्स द फी फॉर टेक्निक। ये तो मेरा वाला क्वेश्चन है ना? हाँ। डिस्कस वेदर द टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194J आर अट्रैक्टेड। नहीं, प्रोफेशनल का 30 अलग, टेक्निकल का 30, कोई टीडीएस नहीं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। किन किन का? जो इंडिविजुअल या HUF जिनका सेल 1 करोड़ से कम है या 50 लाख से कम है, उन्हें टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आइए, 7.38। Since this provision requires such individual or HUF to deduct TDS only in respect of fee for professional service या fee for technical service, it can infer that the individual or HUF are not required, ठीक है ना, are not required to deduct TDS under section 194J on royalty and non-compete fee। हाँ, क्या बोला इसमें? Since this provision requires such individual, कौन से इंडिविजुअल? जिनका सेल 1,50,00,000 से नीचे है, to deduct TDS only in respect of fee for professional or fee for technical service, it can infer that individual and HUF are not required to deduct tax at source under section 194J on royalty and non-compete fee। मतलब प्रोफेशनल पे कटेगा। क्यों? अगर मेरी सेल्स 1 से नीचे तो भी कटेगा, पक्का। आइए जरा पेज नंबर 7.37 पे। एन इंडिविजुअल और HUF इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स। कब? हाउएवर, जब एन इंडिविजुअल और HUF जिनका टोटल सेल एक्सीड कर जाता है कितना? 1 करोड़ in case of business or 50 lakh in case of profession in a financial year immediately preceding the financial year in which the fee for professional service or technical services credited or paid is required to deduct tax on such fee। अच्छा, जिनका पिछले साल 1,50,00,000 से ज़्यादा है वो इस साल क्या काटेंगे? TDS काटेंगे। ठीक है, किस पे? प्रोफेशनल पे और टेक्निकल पे। अब आइए लाइन, इट कैन बी इन्फर्ड दैट इंडिविजुअल एंड HUF आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194J ऑन रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फी। कब? कम होने पर। बट प्रोफेशनल पे कटेगा? यस, कटेगा। ठीक है, ओके। फर्दर, इंडिविजुअल और HUF शैल नॉट लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन अ सम पे बाय वे ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज in case of such sum is credited or paid exclusively for the personal purpose। जरा मार्क करो पर्सनल पर्पस, समझते हैं। ओके, मेरे फादर थे हैं और ये इनका बिजनेस है एक,
इनका जो बिजनेस है इसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, ये किसी भी प्रोफेशनल को पेमेंट करेंगे, अगर वो 30 से ऊपर हो जाता है, अगर ये पेमेंट एक्सीड कर जाता है 30, तो टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन आगा 194। आई एम अ प्रोफेशनल। ओके, इन्होंने मुझे को पेमेंट करा, मेरे फादर ने, ठीक। 2 टाइप के पेमेंट हो सकते हैं, या तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सर्विसेज लियो, रिटर्न्स फाइल कराया, ऑडिट कराया, ठीक है। ये दूसरा कोई पर्सनल नेचर की सर्विस लियो ना, हाँ, तो पर्सनल सर्विसेज पे टीडीएस खटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपने सीए को पेमेंट करी है, वो अपना ही सीए होना चाहिए घर का, तो ही क्या माना जाएगा, पर्सनल पर्पस, अदरवाइज नॉट। अगर कोई बाहर का सीए है तो नहीं मान सकते पर्सनल पर्पस, तो आपने उससे कोई सर्विस ली होगी तभी पेमेंट कर रहे हो उसे। अगर कोई घर का सीए है तो फिर पर्सनल पर्पस मान सकते हो उस पेमेंट को। करवा रहे तो भी पर्सनल मान सकते हो, चल जाएगी बात। चले, प्रोफेशनल सर्विस आपका होमवर्क है, क्या क्या आएगा इसमें। पॉइंट नंबर 6 होमवर्क है, टेक्निकल सर्विसेज में क्या क्या आएगा। अच्छा, टीपीए जानते हो, टीपीए मेडिक्लेम तो सुना ही है, सेक्शन 80D, राइट। बट मेडिक्लेम जब आप एनकेश कराते हो, मतलब क्लेम लेते हो कंपनी से, तो कंपनी नहीं देती क्लेम, आपको जाना पड़ता है क्लेम लेने टीपीए के पास। हर एक बड़े हॉस्पिटल्स में टीपीएस बैठे रहते हैं, मतलब जैसे मैक्स है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेचा, तो उसका टीपीए कहाँ बैठा हुआ, हर एक हॉस्पिटल में बड़े बड़े, ठीक। तो आप किसके पास जाओगे, टीपीए, कि देखो जी मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है, ये लो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, अब मुझे क्लेम करवा दो, तो ठीक है। तो कंपनी टीपीए को कुछ पेमेंट करती होगी, तो उससे कुछ क्वेश्चन सीबीडीटी से पूछा गया। क्या पूछा गया, टीपीए लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194J ऑन द पेमेंट टू हॉस्पिटल। अच्छा, अब कंपनी पैसा किसे भेजती होगी, टीपीए को, कि पेमेंट किसको कर दो, हॉस्पिटल्स को। तो जब टीपीए हॉस्पिटल्स को पेमेंट करेगा, मतलब डॉक्टर की फीस देगा, तो टीपीए ने डॉक्टर को पैसा, डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल, तो टीपीए को क्या उस प्रोफेशनल का टीडीएस काटना है 194J में। ये क्वेश्चन डाला गया सीबीडीटी के सामने, आपको क्या लगता है। मैं डॉक्टर को पेमेंट कर रहा हूं तो मैं तो अपना देख ही लूंगा, 1 करोड़ और 50 लाख, आई एम इंडिविजुअल। बट मैं टीपीए के रूप में डॉक्टर को पेमेंट, तो टीपीए को काटना है। तो ये क्वेश्चन डाला सीबीडीटी के सामने। ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी द सीबीडीटी clarified that TPA, third party administrators who making payment on behalf of insurance company to the hospitals for settlement of medical insurance claims etc under various scheme including cashless schemes are liable to deduct, mark कीजिए, are liable to deduct tax at source under section 194J। TPA को क्या काटना होगा आजम, अंडर सेक्शन, ठीक है। टीपीए के लिए आदित्य कोई लिमिट है 1 करोड़ 50 लाख, नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 8 आपको वैसे फाइनल का क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा चैप्टर बनता है रॉयल्टी फाइनल में जाके, बट यहां दे दिया है तो बात करेंगे अकॉर्डिंगली। क्या कह रहा है, एक क्लैरिफिकेशन और पूछी गई, कंसिडरेशन फॉर यूज। हाँ, सॉफ्टवेयर तो आपने सुना होगा ना, टैली सुना है? क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या करते हैं,
अकाउंटिंग करो आप इसमें, ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देगा। वाउचर पास करो, बैलेंस शीट, P&L एंड ऑल सब कुछ तैयार हो जाएगा। सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो टैली का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए टैली वालों को पेमेंट करना पड़ता होगा, ओके। मैं एक सीए हूं, मुझे टैली परचेस करनी है, मैं कहाँ जाऊंगा? टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां सब्सक्रिप्शन देखूंगा, पे करूंगा, टैली खरीद लूंगा। या जो एजेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, या तो टैली एजेंट्स के पास जाऊंगा, या टैली की वेबसाइट के पास चला जाऊंगा, पैसे दूंगा इन लोगों को, ये मेरे प्रेमिसेस या मेरे ऑफिस में क्या इंप्लीमेंट कर देंगे? इंप्लीमेंट कर देंगे टैली सॉफ्टवेयर को, मेरे सिस्टम्स में डाल देंगे, ठीक है ना? सही, कोई टीडीएस? क्यों, कहां पर? 194C आई ए जे क्यों? इनसे कोई प्रोफेशनल सीए, कोई प्रोफेशनल सर्विस लिए, टेक्निकल सर्विस लिए, कुछ मैकेनिकल, टेक्निकल मीन्स मैकेनिकल, मैकेनिकल सर्विस लिए, फिर इन्हें नॉन कम्पीट फी पे करिए कि टैली मत बेचना आज के बाद। अरे किस बात का 194J? प्रोफेशनल फी प्रोफेशनल को दोगे तो ये टैली की कंपनी या प्रोफेशनल है? नहीं, इंजीनियर्स ने बना दी होगी टैली, राइट? जो जॉब करते होंगे टैली सॉल्यूशंस में, टीडीएस कटेगा। यस, फाइनल का कंसेप्ट है, अभी तो नहीं समझाऊंगा, रट लो बस। सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी। क्यों? अभी नहीं बता सकता, बहुत बड़ा चैप्टर है, 10 दिन लगते हैं समझाने में। फाइनल में ही बात करेंगे कभी जाके। अच्छा, सॉफ्टवेयर, ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट अ टैली, all types of software are treated as royalty as per Income Tax Act provided। देखो लॉ ऐसे लिखते हैं ना, प्रोवाइडेड, इतना समझ में है? Yes, provided you are purchasing the all rights of the software। यहाँ मैंने सब्सक्रिप्शन है, राइट्स ही है। नेटफ्लिक्स का अगर सब्सक्रिप्शन लूंगा तो नेटफ्लिक्स मेरा नहीं, आपको भी देगा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, आपको भी देगा। टैली का अगर सब्सक्रिप्शन लूंगा, टैली मेरी। अगर मुझे टैली पूरी खरीदनी है, पूरा कॉपीराइट, पूरे ऑल राइट्स लेने पड़ेंगे। तो इफ प्रोवाइडेड बस प्रोवाइडेड यू आर परचेजिंग ऑल कॉपीराइट्स इन दैट सॉफ्टवेयर। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ रॉयल्टी दैट सॉफ्टवेयर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है या नहीं? पॉइंट नंबर 8, कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज या परचेस। राइट टू यूज ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ रॉयल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 916। ये 916 ही है, बोल लो सेक्शन 9, यही 10 दिन पीता है फाइनल में। अच्छा, एज पर सेक्शन 916 इनकम पे, इसे छोड़ दो 916 को, इनके नीचे पैरा पे आ जाओ, इनकी बात सुन लो क्या कह रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J वुड बी अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ
consideration for use or right to use computer software seems the same, falling within the definition of royalty as per the provision of the Act, Income Tax Act 1961. ठीक है ना? नींद आ रही है? नहीं? सर, अगर आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, ठीक है, रॉयल्टी, राइट टू यूज खरीद रहे हो तो भी रॉयल्टी। ये कौन बता रहा है? CBDT। ठीक है, ओके। तो टैली सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले क्या काटोगे? प्रोवाइडेड टैली सॉफ्टवेयर 30,000 से ऊपर का हो, ठीक है ना? तो ही तो काटोगे ना। 2%, 10%, चलो आगे बढ़ो। 2% है सिनेमा वाली रॉयल्टी पे। आओ जरा चार्ट पे, पेज नंबर 7.37। सिनेमा वाली रॉयल्टी पे 2%, बाकी पे याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, पूछिए। जो जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है सर, तो सर उसमें भी नो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इज प्रोवाइडिंग दी मूवी, नॉट योर सॉफ्टवेयर। मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। आपने सॉफ्टवेयर परचेज करा, सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करोगे। नेटफ्लिक्स का सॉफ्टवेयर लिया है, आपको मूवी देखनी थी कोई, इसलिए आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है? काटेंगे, कटेगा TDS, प्रोवाइडेड 30,000 से ऊपर का सॉफ्टवेयर हो, 30,000 टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे बचते हैं 194M और 194N, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी तक जितने भी पढ़े TDS में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे वहां से। चलो होमवर्क मार्क करो जरा, पेज नंबर 7.48 पे आओ। आदित्य 7.48, कॉन्सेप्ट नंबर 3.12, अदर TDS प्रोविजंस, होमवर्क्स। यहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ICI ने भी कुछ समरी में दिया है, मतलब 192A भी होमवर्क है, यहां से लेकर पेज नंबर 7.61 सब होमवर्क है, ठीक है? ये पढ़ना है, ऐसा नहीं यहां से कुछ नहीं आएगा। हो सकता है एक आधा MCQ यहां से मिल जाए आपको, बट जो मेन क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। कौन सा सेक्शन? 192 इधर, 194A, 194C, 194H, 194I, 194IB, 194J, 194M जो भी पढ़ेंगे, 194N। यहाँ से तो पक्का डिस्क्रिप्टिव मिलेगा 10 नंबर का। इससे भी एक आधा MCQ टकराया जा सकता है, पढ़ना है इसको भी। अच्छा, 2 सेक्शन बचे हैं हमारे TDS में, M और N, फिर हम चले जाएंगे TCS के पास, ठीक है ना? चलिए, पेज नंबर आइए, M पे आइए, पेज नंबर 7.41। आ गए सभी बच्चे? अच्छा, हेडलाइन पढ़ेंगे बस 194M की। पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और HUF फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज और फी फॉर, 3 पकड़े इसने जो हम पहले पढ़ के आए थे। 194C कुछ पकड़ा, 194H कुछ पकड़ा,
194 जे कुछ पकड़ा, है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, जो बंदे या जिनका TDS 194 सी में कटने से रह गया था ड्यू टू कोई भी कंडीशन के अनुसार, उसने आपको डिक्लेरेशन दे दी थी, राइट, 30,000 सिंगल बिलिंग और एग्रीगेट 1 लाख से कम था, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस 194 सी में जिसका TDS नहीं कट पाया, H में नहीं कट पाया, J में नहीं कट पाया, उनका TDS कटेगा M में। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो, ठीक है। और 194N भी पढ़ लो, क्या टैगलाइन है, अगर आप बैंक से एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा क्या कर रहे हो, विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल, तो आपका TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194, ठीक है। अच्छा, ये कटेगा नहीं अगर आपने अपनी ITRs पिछले 3 साल की सबमिट कर दी हो, ऐसा कुछ लिखा है, एक्सेप्शंस भी होती है ना, बस यहाँ पर हमारा TDS खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो देन कल से आपका MCQ केस सिनेरियोस का टेस्ट रहेगा, जिसमें हम 3 केस स्टडी डालेंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम में आएगी 30 मार्क्स की, ठीक है, वो 10 होंगी कम से कम, 10 टेस्ट होंगे आपके, और आप जिससे एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर पाओ। सैटरडे को आपको फुल फ्लैश 50 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका MCQ होगा और 35 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। पूरा 50 मार्क्स का पूरा टेस्ट होगा और 1.5 घंटा ही दिया जाएगा आपको, ठीक है, और बल्कि 2 से 3:30 के बीच में ही ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम टाइम में, क्लासेस के बाद ले लेते हैं जब भी टाइम मिला, क्योंकि अगर उस टाइम में एग्ज़ाम पेपर लिखने चलोगे ना तो एक माइंड को पता चल जाता है ये टाइम तो मेरा एग्ज़ाम पेपर लिखने का है, तो 10 बार हम यही टेस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, चलेगा, तो ठीक है। और अगर क्लास जल्दी ख़त्म हो गई तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है सर, बंद करो।